हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे ईएमएफ इंड्यूस इन डीसी मशीन के बारे में। यानी कि अगर आपके पास डीसी मशीन है तो उसके अंदर मैंने वाइंडिंग कर दी है, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा डीसी मशीन के अंदर। जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा, किस तरीके से जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं डीसी मशीन के अंदर इंड्यूस होने वाले ईएमएफ का, तो वो कैसे ड्राइव होता है। और ये जो ईएमएफ है ये बेसिकली जो फैराडे लॉ के हिसाब से कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि डीसी मशीन में किस तरीके से ईएमएफ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं इस लेक्चर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो कोड्स टू डिकोड क्या है कि सबसे पहले कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा एक कंडक्टर में डीसी मशीन के आर्मेचर में। सेकंड, कि अगर मान लेते हैं कौन से ऐसे एजम्पशंस हैं, ठीक है, कौन से ऐसे एजम्पशंस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंड्यूस। क्योंकि देखो, अगर आप हर चीज इंक्लूड करोगे तो आप एक एक्चुअल ईएमएफ निकाल पाओगे, लेकिन थ्योरेटिकली ईएमएफ निकालने के लिए आपको कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ती हैं, कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से हैं। थर्ड चीज, हाउ द ईएमएफ इंड्यूस इन लैब डिफर फ्रॉम वेव। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ध्यान से देखने वाली बात होगी कि लैब वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों का क्या असर पड़ेगा ईएमएफ इंड्यूस होने पे, ठीक है, ईएमएफ इंडक्शन के फॉर्मूले पे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अजम्पशन की बात करी जाए तो पहला अजम्पशन मैं इस पूरे चीज को डेरिवेशन में जो लूंगा वो है कि आर्मेचर इज फुली कवर्ड बाय पोल्स ऑफ डीसी मशीन। इसका क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास ये रोटर है, ठीक है, इस तरीके का एक रोटर है, ठीक, और रोटर के ऊपर मैंने यहाँ पे वाइंडिंग की हुई है, चाहे लैब की है चाहे वेव की है। इस वाइंडिंग को मैं नाम देता हूँ, इस वाइंडिंग को हमेशा मैंने कहा है आर्मेचर वाइंडिंग नाम देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग मैंने की है, ठीक, और जो पोल्स लिए हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पोल्स आप लोगे वो पोल्स इस तरीके से लिए जाएंगे कि माना जाएगा कि पूरी वाइंडिंग कवर है, यानी कि कोई भी कंडक्टर आपका बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। सारे के सारे कंडक्टर जो हैं वो आपके इस पोल शो के अंडर में आने चाहिए। तो जैसे ये इस तरीके से मान सकते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, ठीक है। ये जो भी आपने लिया है, जितने भी कंडक्टर्स लिए हैं, ठीक, तो ये सारे के सारे कंडक्टर्स हैं। और यहाँ पे एक पोल मैंने बना दिया, दूसरा पोल कुछ इस तरीके से बनेगा पूरा कवर करते हुए, ठीक है। और ये पोल शो, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो देखो इस पूरे के पूरे, यानी कि ये रोटर है, देखो तो रोटर क्या है, पूरा का पूरा रोटर जो है वो अंडर दी पोल्स है, यानी कि कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जो पोल शो के अंडर में नहीं आ रहा हो। तो आर्मेचर इज फुली कवर्ड बाय द पोल्स ऑफ द डीसी मशीन, ठीक है। तो डीसी मशीन के जो पोल्स हैं उनके अंदर पूरा का पूरा आर्मेचर जो है वो कवर्ड होगा। एक बात तो ये एजम्पशन मैंने ली है। सेकंड एजम्पशन की अगर बात की जाए, जो सेकंड एजम्पशन हमने लिया है वो क्या, एयर गैप इज नेग्लिजिबल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लेते मेरे पास ये रोटर है, ठीक, और ये मेरे पोल शो है, ठीक, इस तरीके से पोल शो हमने लिए हुए हैं पूरे कंडक्टर्स में जो कवर कर रखा है मैंने, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर हम ये मान के चलेंगे कि ये जो गैप होता है, एयर गैप, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो नॉर्मली प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ये गैप होता है, इसको हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते या जीरो नहीं कर सकते, लेकिन केवल कैलकुलेशन के लिए, केवल कैलकुलेशन के हम लोग क्या करेंगे, ये जो एयर गैप है ये क्या है, ये एयर गैप होता है। तो एयर गैप को मैं कितना ले लूंगा, इस एयर गैप को मैं आइडियली इक्वल टू प्रैक्टिकली सॉरी इस केवल ऐसा एज्यूम करूंगा कि कितना है, जीरो है। जीरो का मतलब क्या हुआ कि पोल्स बनेंगे और पोल शो होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे से लिंक करते हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से हैं, कोई भी उनके बीच में गैप नहीं है किसी भी तरीके का, ठीक है। तो ये दो एजम्पशन जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यानी कि रोटर और स्टेटर दोनों के दोनों एकदम चिपके हुए हैं, उनके ऑलमोस्ट एयर गैप इक्वल टू जीरो है। ये दो एजम्पशन लूंगा मैं, तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। हो सकता है भाई प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रोटर तुम्हारा बिल्कुल चिपका हुआ हो, वरना रोटेट कैसे करेगा, लेकिन केवल एज्यूम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डेरिवेशन करना है, तो कुछ चीजें मुझे निगलेक्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने दोनों तुम्हें एजम्पशन बता दिए, अब शुरू करते हैं अगर डेरिवेशन का। तो सबसे पहले इन सब की शुरुआत जैसा कि सीरीज की हुई थी फैराडे लॉ से। फैराडे लॉ को अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है ई इक्वल टू था डी फाई बाई डी टी। अगर सिंगल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक कंडक्टर में, यहाँ मैं बात करूंगा सिंगल कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ईएस के एग्जाम्स में भी आता है कि सिंगल कंडक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं सारे के सारे कंडक्टर नहीं ले रहा हूँ, मैं एक मशीन ले रहा हूँ जिसके अंदर केवल एक कंडक्टर, यानी कि पूरे रोटर पे केवल एक ही कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे मैं लेंस लॉ अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ पिक्चर में, केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पोलैरिटी नहीं निकाल रहा हूं मैं कि जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब अगर बात करी जाए फ्लक्स डेंसिटी की, ये फ्लक्स है, ये फाई क्या है, डी फाई बाई डी टी में से फाई ये जो होता है फ्लक्स होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है, ये फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज हो गया। अब मैं बात करता हूँ फ्लक्स लिंकेज की, एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि ये होता है तुम्हारा बी इक्वल टू फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, और ये तुम्हारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स
ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स क्या है, टोटल फ्लक्स भाई, जो एक तुम्हारे पोल की बात कर रहा हूँ, सिंगल पोल सिंगल कंडक्टर, अगर एक पोल की बात की जाए सिंगल पोल की, तो उसका जो फ्लक्स होगा, मान लेते हैं मेरे पास एक इस तरीके का पोल है जो कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ये रहा, और इसको मैं कह देता हूँ नॉर्थ पोल, ये रोटर है हमारा। ठीक है, रोटर है, तो ये नॉर्थ पोल है, इसके अंदर से मान लेते हैं पास होने वाला जो फ्लक्स है वो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर अटैक कर रहा होगा। ठीक, ये रहा, तो ये जो फ्लक्स है ये फाई हो गया। ठीक है, और ये जो रोट कंडक्टर है, ये कंडक्टर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है dt टाइम में, तो ये d5/dt हो गया। अब इसी फ्लक्स की अगर बात की जाए फ्लक्स डेंसिटी की, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, अब भैया इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया को निकालने के लिए आपको एक दोबारा से एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर बात की जाए पोल्स की, ठीक, तो अगर हमारे पास पोल की बात करें तो पोल्स की कुछ शेप इस तरीके से होती है। ये मैं जो बना रहा हूँ ये 3D मॉडल की तरह बना रहा हूँ इसको। ठीक, ये शेप होती है एक्चुअल में जो पोल्स होते हैं। ठीक, ये हो गया, एंड ये पीछे से 3D एक सिलेंडर की तरह बेसिकली शेप होती है इनकी। ठीक, और ये पूरा का पूरा कवर करते हैं हमारे रोटर को। ठीक, ये रोटर के स्लॉट हो गए इस तरीके से, रोटर के स्लॉट्स हैं, और यहाँ पे कंडक्टर रखे होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ 3D पिक्चर कैसी होती है। ये कंडक्टर्स हैं, और ये पूरे के पूरे इस ये जो तुम्हारा पोल बनाया है इसके अंडर में आते हैं। यहाँ से यहाँ तक के कंडक्टर्स की जो लेंथ होगी वो जस्ट इतनी होगी जितनी यहाँ पे है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है, पोल शो की भी लेंथ, पोल शो जो होता है वो पोल्स की भी लेंथ L है, और ये जो रोटर है इसके भी अंदर जो कंडक्टर रखे हैं उनकी लेंथ L है। ठीक है, अब इसके एरिया की बात करी जाए तो देखो यहाँ पे अगर ये मान लेते हैं सेंटर पे थीटा यानी कि थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, आर्क जो इसका है पोल का आर्क थीटा है, प्लस हम ये मान के चलते हैं कि इनके बीच का एयर गैप क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये मैंने बता चुका हूँ एजम्पशन में। अगर तुम एयर गैप को नेग्लिजिबल ले लोगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की यानी कि रोटर की जो डिस्टेंस है r, ये क्या रोटर की डिस्टेंस, रोटर का रेडियस, रोटर रेडियस जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा, वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, आर को रिड्यूस करते हैं, आर को एज्यूम करते हैं कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सॉरी एयर गैप नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये हो गया, तो अब इसका रेडियस कितना निकल के आया, रेडियस आर हो गया। ठीक, और ये लेंथ हो गई थीटा। तो यानी कि अगर यहाँ से एरिया की बात की जाए इस पोल की, यानी कि एक सिंगल पोल के एरिया की बात की जाए तो वो तुम्हारा निकल के आएगा r इंटू थीटा इंटू एल। ये हो गया r के कारण, और ये हो गई उसकी लेंथ। ठीक, तो ये कुछ पोल शो का एरिया पूरा निकल के आ गया r थीटा एल। तो इसको जरा प्लेस कर देते हैं यहाँ के अंदर। इसमें अगर मैं r थीटा एल को प्लेस करूंगा, यानी कि एरिया में अगर r थीटा एल को प्लेस करूंगा तो जो फ्लक्स पर यूनिट r थीटा एल हो गया। ठीक है, और जब इसके अंदर प्लेस करेंगे तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, इसको नई स्लाइड पे देखते हैं। तो ईएमएफ जो होगा E इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा d5/dt जगह d फाई की जगह क्या आ जाएगा, देखो B इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया था। ठीक है, तो एरिया को यहाँ ले जाओ तो B इंटू ए आ जाएगा, यानी कि B इंटू एरिया कितना है, r इंटू थीटा इंटू एल। ठीक है, डिवाइड बाई dt, और इसको और ओपन करोगे तो b बाहर ले लो। ठीक है, और r भी ले लो, l भी बाहर ले लो, लेकिन क्या चेंज होगा, थीटा चेंज होता रहेगा, तो d थीटा बाई dt आ गया। ठीक है, और अगर बात करी जाए रोटेशन की, यानी कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर में रोटेट कर रही है तो कितना थीटा वो कवर कर रही है कितने टाइम में, ये क्या होता है, एंगुलर स्पीड होती है। तो यहाँ से ये जो चीज है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगा तुम्हारा एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा। तो अब जो फॉर्मूला निकल के आया E, यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा सिंगल कंडक्टर में वो इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सिंगल पोल की। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, पोल भी मैंने 1 लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पोल मैंने कितना लिया अभी, P इक्वल टू 1 लिया है। पोल, एक पोल की बात कर रहा हूँ केवल, नॉर्थ पोल की। जैसा कि इस डायग्राम में देखो मैंने सिंगल पोल सिंगल कंडक्टर लिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट चीज हो रही है सिंगल पोल सिंगल कंडक्टर, यहाँ पे भी देखो सिंगल पोल और सिंगल कंडक्टर लिया है, ध्यान रखना ये। तो सिंगल पोल सिंगल कंडक्टर अगर लूंगा तो ईएमएफ 1 कंडक्टर में B इंटू आर इंटू एल इंटू ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, ये सिंगल कंडक्टर का फॉर्मूला ईएमएफ इंड्यूस निकल के आ गया। ठीक, अब लेकिन बात करते हैं अगर इसके आगे और चलते हैं यहाँ पे कि भाई हमने चलो सिंगल कंडक्टर का तो निकाल लिया, लेकिन मशीन के अंदर तो बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मान लेते हैं हमारे पास Z कंडक्टर है। ठीक, किसी मशीन के अंदर अगर Z कंडक्टर है, ठीक, और P नंबर ऑफ पोल्स हैं, ठीक, P नंबर ऑफ पोल्स हैं, Z नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर्स हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको ध्यान से देखो। अगर मान के चलें हम लोगों ने क्या लिया है कि मैंने पहला अजम्पशन क्या लिया था कि जितने भी जो पूरा का पूरा रोटर है वो पोल से ढका हुआ है। ठीक है, पोल उसका फुल कवरेज जो है वो पोल ने की हुई है। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक, ये बेसिकली इस तरीके से दिखेगा पूरा, और ये पोल एक है, ये सिंगल पोल है यानी कि नॉर्थ ले लेते हैं, और ये दूसरा पोल है जो कि साउथ की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, ये हो गया साउथ। ठीक,
अब देखो ये पोल, ये देखो ये रोटर है मेरे पास, ये रोटर है, ठीक है, रोटर जिसके ऊपर मैंने आर्मेचर वाइंडिंग की हुई है, और ये पोल्स हैं, ठीक। अब देखो ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर रखा है इसने। तो अगर बात की जाए अब ये फॉर्मूला जो यानी कि सिंगल कंडक्टर, ई सिंगल कंडक्टर सिंगल पोल, इसका जो फॉर्मूला निकल के आया वो कितना निकल के आया था, BRL ओमेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को दोबारा देखें तो पी पोल्स की अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात की जाए, पी पोल, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी P5, यानी कि ये क्या फ्लक्स पर पोल, यानी कि एक पोल का अगर फ्लक्स फाई है तो पी नंबर ऑफ पोल से कितना फ्लक्स निकलेगा, P5 निकलेगा, डिवाइड बाई एरिया कितना, टोटल एरिया, यानी कि टोटल एरिया। और टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया मैंने बताया कि जितने भी तुम टोटल पोल्स लोगे वो इस तरीके से लोगे कि सारा का सारा कंडक्टर कवर हो। तो ये कैसे हो पाएगा, ये तब होगा जब ये इसका जो पोल्स यानी टोटल पोल्स का जो एरिया, टोटल एरिया ऑफ पोल्स, यानी पोल्स का जो टोटल एरिया होगा वो जब इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रोटर, एरिया ऑफ रोटर, ठीक है, तभी तो ऐसा हो पाएगा। भाई देखो इसने आधा कवर करा, इसने आधा कवर करा, तो पूरा मिलके क्या हुआ, पूरा रोटर का एरिया कवर कर लिया। तो एरिया ऑफ रोटर इक्वल हो जाएगा एरिया कवर्ड बाय द पोल्स, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो एरिया अगर पोल्स की बात की जाए, जो फ्लक्स यानी कि जो पोल शो का जो एरिया है वो इक्वल होगा रोटर के एरिया के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अगर यहाँ पे बात निकाली जाए तो ये कितना होगा, तो जल्दी से देख लेते हैं। अगर मेरे पास इस तरीके का पूरा सिस्टम है तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा यहाँ के केस में, ठीक। एरिया जो आपका फॉर्मूला जो होता है एरिया का वो होता है तुम्हारा एंगल, जैसे पुराना फॉर्मूला मैंने यूज किया था उसी तरीके से यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज आएगा। और वो चेंज क्या आएगा, वो देखो एरिया को, एरिया इक्वल टू 2 पाई इंटू आर, ये क्या है, रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक। इसको ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आर है, ठीक, तो 2 पाई आर, ठीक, ये सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर, ठीक, और इंटू लेंथ, यानी क्योंकि ये 3D में बनी होती, इस तरीके का होता है रोटर कंडक्टर, ठीक है, तो ये क्या होगा 2 पाई आर इंटू लेंथ, यानी कि L आ जाएगा, क्लियर हो रहा है ये। तो अब ये एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रोटर के जो एरिया की बात करोगे, ये देखो इसको अगर डाउट हो रहा है तो इसको दोबारा देख लो। रोटर क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है रोटर, ठीक। तो रोटर का अगर एरिया निकालो वो सिलिंड्रिकल होता है, तो इसका एरिया कितना निकल के आएगा 2 पाई, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, r इंटू इसकी लेंथ कितनी L, ठीक। अब क्योंकि ये जितना रोटर है उतना ही पोल ने एरिया कवर कर रखा है, तो पोल का एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा रोटर के एरिया, इसलिए ये फॉर्मूला A इक्वल टू 2 पाई RL आ जाएगा, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब जब तुम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालोगे पोल्स की, तो वो निकालोगे इक्वल टू P5, क्योंकि P नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो P5 डिवाइड बाई टोटल एरिया। तो ये कितना हो गया, अगर इसको मैं लिख दूं एक क्वेश्चन में, तो देखो ये एरिया हुआ तुम्हारा, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी जो निकल के आएगी P पोल्स की, वो इक्वल टू P इंटू 5 सिंगल पोल का फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ पोल्स डिवाइड बाई टोटल एरिया, यानी कि एरिया ऑफ कंडक्टर वो कितना आ गया 2 पाई R इंटू L। यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई होगी। जल्दी से इस फॉर्मूले को प्लेस कर दो, यानी कि E जो है, अब जो E कंडक्टर निकालूंगा, यानी Z कंडक्टर का टोटल EMF जो इंड्यूस होगा वो इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा BRL ओमेगा इंटू, यहाँ पे ये सारे के सारे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो B है, ठीक है, ये था इंटू Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, क्या यहाँ Z होगा या कुछ और होगा। ये Z बाई, एक्चुअल में फॉर्मूले में क्या होता है, Z बाई A होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। Z बाई A का क्या मतलब होता है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाई ये होता है पैरेलल पाथ, ये मैं पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ, पैरेलल पाथ। अब इसको अभी समझाऊंगा मैं कैसे होता है, ठीक। जरा इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्यों मैंने Z बाई A लिख दिया, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, तो देखो Z बाई A कैसे आया, अगर मान लेते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास 12 कंडक्टर्स हैं, ठीक है, 12 कंडक्टर्स, और हर कंडक्टर जो है वो मान के चलते हैं 1 वोल्ट इंड्यूस करता है। तो अगर मैंने इन 12 के 12 को सीरीज में लगा दिया, यानी कि EMF इंड्यूस्ड इन 1 कंडक्टर वो अगर 1 वोल्ट है, ठीक, और इनको मैंने क्या करा, सीरीज में लगा दिया इन कंडक्टर्स को, ये क्या कंडक्टर्स हैं वोल्टेज सोर्स की तरह जो दिख रहे हैं, तो ये अगर मैं सबको सीरीज में लगा दूंगा, ठीक है, तो सिंगल पाथ अगर होगा, सिंगल पाथ, तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 नंबर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इंटू एक कंडक्टर का वोल्टेज, यानी कि 12 वोल्ट, क्लियर हो गया। अगर मान लेते हैं मेरे पास 2 पैरेलल पाथ हैं, तो क्या होगा, ऐसे में एक में 6 लगेंगे और दूसरे में भी 6 लगेंगे, क्योंकि वोल्टेज केवल सीरीज वाले कंडक्टर का वोल्टेज ऐड अप होगा और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसके लिए आप मेरा एक लेक्चर है इसके ऊपर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज, उसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो अब क्या होगा, सीरीज में ये जो कंडक्टर तुम लगा रहे हो, यानी कि अब मैंने इनको क्या करा, 2 पैरेलल पाथ में बांट दिया, तो 12 थे तो 6 में बढ़ गए, 6 में बढ़ गए, तो ये 6 जो होंगे ये कितना वोल्टेज बनाएंगे, 6 इंटू एक कंडक्टर का वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट, यानी कितना वो 6 वोल्ट। ये कितने बनाएंगे, 6 इंटू एक कंडक्टर वोल्टेज कितना 1 वोल्ट, क्योंकि ये पैरेलल में है तो आउटपुट मुझे कितना मिलेगा, 6 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगली बार बात कर लें, अगर मान लेते हैं 3 पैरेलल पाथ ले लेते हैं, 3 पैरेलल पाथ, तो इस केस की बात कर लो, इसमें क्या होगा 3 पैरेलल पाथ में, एक में 4 और एक में 4, ठीक, 4 इंटू 1 यानी कि 4 वोल्ट और 4 वोल्ट,
क्योंकि तीनों पैरेलल में, तो आउटपुट कितना मिला, 4 वोल्ट मिला। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो निकल के आई कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं यानी कि Z, वो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि तुमने कितने पैरेलल पाथ में उन्हें बांटा हुआ है। ठीक है, तो पहला केस देख लो। पहला केस अगर ईएमएफ, अगर तुमने एक भी पैरेलल पाथ नहीं यानी कि सिंगल पैरेलल पाथ है, यानी सिंगल पाथ है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि एक ही पाथ है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें सेकंड केस की यानी कि 2 पैरेलल पाथ है, ठीक, इसको एक बार और मैं बता देता हूँ, इसको देखो कंक्लूड कर देता हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं बता रहा हूँ कि अगर सिंगल पाथ है ए इक्वल टू 1 है यानी कि सिंगल पैरेलल पाथ है, तो ऐसे केस में ईएमएफ जो था वो Z के बराबर हो जाएगा, Z इंटू E1, यानी कि 1 सिंगल कंडक्टर का जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है इंटू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अगर 2 की बात करता हूं, अगर ए की वैल्यू 2 है तो ऐसे में ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा, Z/2 हो जाएगा इंटू E1। देखो यही तो था, याद करो 12 कंडक्टर थे, ठीक, और एक में अगर 1 हो रहा था, तो ये जब 2 पैरेलल पाथ ले रहा था मैं, तो कितना मिल रहा था, 2 में 6 ही तो मिल रहा था। तो देखो ये फॉर्मूला इसको वैलिड करता है। ठीक है, तो यानी कि Z/2 हो जाएगा। ठीक, अगली बार बात करें, अगर 3 पैरेलल पाथ है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इक्वल टू Z/3 हो जाएगा इंटू सिंगल कंडक्टर का इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ से अगर जनरलाइज्ड फॉर्मूले की बात करिए, जनरलाइज्ड फॉर्मूला, तो वो क्या निकल के आया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा Z कंडक्टर में वो इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाई पैरेलल पाथ इनटू सिंगल कंडक्टर का वोल्टेज। ठीक है, सिंगल कंडक्टर का वोल्टेज इंड्यूस। ठीक, अब वापस चलते हैं, अपने जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर रहे थे यहां तक पहुंच गए थे, ये देखो। तो ये फॉर्मूला अब समझ में आ गया होगा कैसे आया ये, आई होप ये चीज बहुत क्लियर हो गई होगी, जितना डिटेल पॉसिबल था मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आपको और डिटेलिंग चाहिए तो आप मेरे इसके लिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देख सकते हो, वहां से ये चीज सीख सकते हो। ठीक, तो यानी कि Z नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, सॉरी A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है और Z नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर्स हैं। तो जो Z कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इक्वल टू BRL ओमेगा Z/A हो जाएगा। अच्छा, ये B मैंने अभी ऊपर निकाला है, इस ये जो B निकाला है इसको जरा यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, P5, ठीक, P5 RL ओमेगा Z/A डिवाइड बाई 2πr। अब देखो एक R से एक R कैंसिल हो गया। ठीक, अच्छा एक चीज और होती है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है तुम्हारा रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड होता है। अगर मैं इसको बात करूं आरपीएम में तो ये हो जाएगा 2πn/60। ठीक है, अगर आरपीएम में कन्वर्ट करूंगा तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 2πn/60 में। तो जरा इस फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं, तो P5, ठीक है, L 2πn इंटू Z/A डिवाइड बाई 60 इंटू 2π। अब देखो क्या होगा, ये 2π और ये 2π कैंसिल हो गए, तो अब मेरे पास जो फॉर्मूला फाइनल आया है वो क्या निकल के आया है, तो वो मेरे पास फॉर्मूला फाइनल निकल के आया है E इक्वल टू Z कंडक्टर यानी कि टोटल, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, E टोटल, जो टोटल ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इक्वल टू NP5Z/60A। ये मेरे पास जो फाइनल फॉर्मूला था वही निकल के आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके अंदर क्या चीज है सारी इनको बता देता हूँ। Z जो है वो क्या है, टोटल कंडक्टर्स, टोटल कंडक्टर्स, कितने टोटल कंडक्टर्स हैं आपके पास, ध्यान रखना स्लॉट की बात नहीं हो रही, कंडक्टर की बात हो रही। फ्लक्स क्या है, ये तुम्हारा फ्लक्स पर पोल, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लक्स पर पोल। ठीक है, P कितना है, यहाँ पे ये है नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स, याद रखना पोल पेयर नहीं है ये, नंबर ऑफ पोल्स हैं। ठीक, N क्या है, N है तुम्हारी आरपीएम में स्पीड, आरपीएम में स्पीड यानी कि रोटेशन, रिवॉल्यूशन पर मिनट में कितनी तेजी से तुम्हारा रोटर चल रहा है, और A क्या है, ये है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी कि टोटल पैरेलल पाथ तुम्हारे कितने हैं। ठीक है, तो आई होप ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैंने जितना भी डिटेल में मैं तुम्हें इसका डेरिवेशन करा सकता था वो मैंने बता दिया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे पुराने लेक्चर्स देखिए, यानी कि आपने उन्हें ढंग से नहीं सीख रहे हो, आपने मशीन्स को रट रहे हो, सीख नहीं रहे हो, तभी यहाँ डाउट आया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पुराने लेक्चर्स देखिए, उनको रिवाइज करके सीखिए उनसे, तभी आप ये फॉर्मूले को, अगर डाउट है तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। ठीक, अब आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ओके कि लैप और वेव पे क्या असर पड़ेगा, अगर हमने जो अभी फॉर्मूला ड्राइव करा है उसका लैप और वेव पे क्या असर पड़ेगा ईएमएफ इंड्यूस्ड का। ठीक है, तो अगर ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ मैंने क्या निकाला, ईएमएफ इक्वल टू NP5Z/60A, यही तो अभी निकाला है 60 है। ठीक, ये Z है, 2 नहीं है, 60 है। तो अब देखो अगर वाइंडिंग तुम्हारी कितने तरीके की होती है डीसी मशीन में, जो वाइंडिंग मैं करता हूँ वाइंडिंग, तो वो मैंने बेसिकली 2 तरीके करी थी, एक लैप की हुई है और एक क्या की है, वेव की है। ठीक है, लैब में खास बात क्या थी, लैब में था A इक्वल टू P जो मेन फीचर था, और इसके अंदर क्या था, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फिक्स थे यानी कि 2। तो जरा देख लेते हैं लैब की बात कर लें, अगर लैब, ठीक, तो E लैप कितना होता है, E लैप अगर निकालोगे तो NP5Z/60A। अब देखो A इक्वल टू P है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो यहां से क्या निकल के आएगा, N5Z डिवाइड बाई 60। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया, अभी मैं इसको और डिटेल में जाऊंगा इसके। ठीक है, अच्छा अगर वेव की बात करें, वेव की, तो ई वेव की अगर बात करोगे तो NP5Z डिवाइड बाई
120, सीधी सी बात है, क्योंकि ए फिक्स है उसमें 2 है, तो यहाँ से 2 फॉर्मूले जो आए इनको पकड़ के रखना, लिख के रखना, नोट करके रखो, ये फॉर्मूले बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी मैं इसके ऊपर डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया लैप का ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स में जो डीसी मशीन में इंड्यूस्ड होगा, और ये हो गया वेव का, ठीक है, ये हो गया वेव का। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ केस है, तो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अगर मान लेते हैं पोल्स मैं इंक्रीज करता हूँ, नंबर ऑफ पोल्स, तो अगर मान लेते हैं P इक्वल टू 2 लिया हुआ है, P2 के केस में ई लैब की बात अगर मैं करूं तो वो कितना निकल के आएगा, N5Z डिवाइड बाई 60। यानी कि देखो इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पे भी पोल्स है ही नहीं, ठीक है। तो पोल्स जब नहीं है यानी कि पोल का कोई असर नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अगर आपका लैब वाइंडिंग की हुई है तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ पोल्स के कारण चेंज नहीं होगा। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी कि अगर किसी मशीन की बात करी जाए उसके अंदर अगर लैब वाइंडिंग है डीसी मशीन में, तो उसके अंदर इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ जो होगा वो फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाने पे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पे ये NP5Z है। अच्छा, अगर वेव की बात की जाए, ई वेव, ठीक है, तो ई वेव क्या है, ई वेव तुम्हारा जो है N5Z डिवाइड बाई 60 इंटू P कितना है, P तुम्हारा पोल्स कितने 2 हैं, और ठीक है P पोल्स हैं, और ये कितने पैरेलल पाथ इसमें 2 होते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे फॉर्मूला निकल गया N5Z बाई 60। अब देखो ये और ये सेम है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल गया, अगर 2 पोल्स हैं, फॉर ओनली फॉर 2 पोल्स, 2 पोल्स के केस में, यानी कि इन 2 पोल्स, अगर 2 पोल्स तुमने लिए हैं तो ई लैप इक्वल होगा ई वेव के, ठीक है। तो यहां तो सब कुछ बराबर है, यानी कि चाहे तुम लैब ले लो चाहे वेव ले लो, 2 पोल्स के केस में कोई अंतर नहीं आएगा। नाउ अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस लेते हैं। अगर मान लेते हैं मैं P इक्वल टू 4 ले लेता हूं, यानी कि 4 पोल। अब देखते हैं ई लैप में कितना होगा, इक्वल टू, भाई लैप में तो पोल डिपेंड ही नहीं करता है, तो सेम रहेगा N5Z डिवाइड बाई 60 रहेगा। लेकिन अगर वेव की बात की जाए, ई वेव, तो वेव को अगर निकालोगे तो हो जाएगा P यानी कि 4 हो गया, इंटू 4 इंटू 5 इंटू Z डिवाइड बाई 60 इंटू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने, 2 ही रहेंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। यानी क्या निकल के आएगा, ये 2N5Z डिवाइड बाई 60। देखो ये चीज क्या है, ये है ई लैप, तो यानी कि इसको और मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ, ई वेव जो होगा वो इक्वल टू 2 टाइम्स आ जाएगा ई लैप के। देखो सिंपल चीज है, मैंने बस इसको प्लेस कर दिया है, इस चीज को यहाँ प्लेस करा है, ठीक है। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया, यानी कि अगर आप पोल्स बढ़ाएंगे, अगर आप पोल्स को 2 से 4 कर देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वेव का जो वोल्टेज होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा लैब के वोल्टेज के, ठीक है। तो यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वेव में वो 2 टाइम्स इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ लैब में जितना इंड्यूस होता है, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखना, इसमें बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक। तीसरा केस अगर बात करी जाए, यानी कि थर्ड केस अगर देख लो, इसी तरीके से तुम P इक्वल टू 6 निकाल सकते हो। ऐसे जब सॉल्व करोगे P6 के केस में, देन उसमें क्या आएगा, ई लैब, ये करके देख सकते हो। ई वेव जो होगा, ई वेव वो इक्वल टू होगा 3 टाइम्स हो जाएगा ई लैब, ठीक है। इसको करके देख सकते हो, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ई लैब इक्वल टू ई वेव इक्वल टू ई लैब, ठीक। अच्छा, अगर ये सारी चीजें देखने के बाद मैं इसे जनरलाइज करूं, यानी कि जनरलाइज्ड फार्मूला निकालूं, तो वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा कि ई जो वेव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ई वेव इक्वल टू पोल पेयर इनटू ई लैब। ये तुम्हें किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये जब तुम एनालाइज करोगे इस पूरे सिस्टम को तब तुम्हें ये फॉर्मूला, इस तरीके के फॉर्मूले निकल के आते हैं। इसको मैंने बहुत ध्यान से डेडिकेट करके निकाला है, बहुत ध्यान से एनालाइज करा है, तब ये फॉर्मूला निकला है। ये आपको बुक्स में इजीली अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ई वेव यही तो हो रहा है, देखो 6 है तो पोल पेयर कितने हुए, 3 हुए, तो देखो 3 टाइम्स। पीछे वाला केस देखो, अगर इसकी बात की जाए, पोल पेयर कितने हैं, टोटल पोल 4 हैं, पोल पेयर कितने हुए, 2 हुए, तो देखो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक। पीछे वाले और पीछे केस में चले जाओ, सिंगल में पोल पेयर, टोटल नंबर ऑफ पोल्स 2 हैं, तो पोल पेयर कितना हुआ, 1 हुआ पोल पेयर, और देखो यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर हो रहा है। तो यानी कि ये फॉर्मूला मैंने वेरीफाई कर दिया है, ये फॉर्मूला इसका आप यूज कर सकते हैं। जो ई वेव होगा, यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वेव वाइंडिंग में, वो पोल पेयर टाइम्स होगा ईएमएफ इंड्यूस इन लैब वाइंडिंग, ठीक। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज मैं इसको कंक्लूड करता हूँ जल्दी से, कि ये क्या क्या चीजें मैंने सीखी उसको जल्दी से आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या सीखा कि एजम्पशंस कौन कौन से लिए थे, तो भाई 2 एजम्पशंस मैंने पूरे पिक्चर में लिए हैं, जितना भी मैंने पढ़ाया आपको, कौन कौन से 2 एजम्पशंस लिए हैं। तो एक तो ये था कि तुमने जो रोटर लिया है, रोटर वो पूरा पूरा कवर्ड है बाई पोल्स, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास ये रोटर है इस तरीके से, ठीक, तो ये एक पोल ये कवर कर रहा है इसे, और ये दूसरा पोल ये इस तरीके से इसे कवर कर रहा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये रोटर है आर, ठीक है। दूसरी चीज क्या ली थी, दूसरा एजम्पशन था कि एयर गैप 0 होगा, यानी कि अगर मान लेते हैं ये मेरे पास रोटर है और पोल्स की बात करी जाए तो पोल्स कुछ इस तरीके से इस पे प्लेस्ड होंगे, ठीक है, और इनके बीच का जो एयर गैप होना चाहिए, यानी कि कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक।
तो जो एयर गैप यहाँ पे ये जो क्या है, ये क्या एयर गैप है, एयर गैप वो अगर बात की जाए एजम्पशन की तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 लिया गया है ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक, डेरिवेशन मैंने तुम्हें करा दिया ईएमएफ का पूरी तरीके से। फॉर्मूला क्या निकल के आया, ईएमएफ इक्वल टू एन फाई एन पी वाई जेड बाई 60 है, ये फॉर्मूला मैंने अभी निकलवाया है ड्राइव करके। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ईएमएफ कंपैरिजन मैंने करा था लैब का, तो लैब के केस में अगर बात करोगे लैब में तो वहां पे निकल के आता है एन फाई जेड बाई 60। यहाँ पे पी गायब है, ध्यान रखना पी गायब हो गया, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑफ पोल्स, यानी कि तुम अगर पोल्स बढ़ाते चले जाओगे तो लैब वाइंडिंग में कोई लैब वाइंडिंग का जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वेव की बात की जाए वेव की, तो उसके अंदर क्या होगा एन पी फाई जेड डिवाइड बाई 120, यानी कि ए क्या होता है उसमें 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 120 आ जाएगा। ठीक, तो खास बात क्या थी, अगर इन दोनों को कंपेयर करके जो मैंने फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला था, ई वेव इक्वल टू होगा पोल पेयर, ठीक है, पोल पेयर इनटू ई लैब। ठीक, ये मैंने अभी निकाला है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ, मैंने पूरा डेरिवेशन आपको बता दिया, जितना डिटेल में पॉसिबल था उतना डिटेल बता दिया, जितनी चीजें पॉसिबल थी वो मैंने सारी की सारी बता दी हैं। लैब और वेव के साथ तुम क्या क्या चीजें से एग्जामिनर तुम्हारे साथ खेल सकता है, गेट के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे आई होप इस डेरिवेशन से रिलेटेड अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और दोबारा मैं कह रहा हूँ अगर इस डेरिवेशन में कोई भी डाउट है तो यानी कि आपने पुराने लेक्चर सही से नहीं देखे हैं, उनको रिवाइज नहीं किया है और कहीं ना कहीं आप लिंक उसको मिस कर रहे हो। ठीक, तो आप पुराने लेक्चर जाकर रिवाइज करिए और उसके बाद इस डेरिवेशन को समझिए अगर कहीं पे भी डाउट आता है। इस पूरे डेरिवेशन में जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेज या करंट सोर्सेज जो भी है, जितने भी इलेक्ट्रिकल सोर्सेज हैं। ठीक, आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।